मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं 28 साल की विवाहित महिला हूँ। मेरी कदकाठी थोड़ी भरपूर है और शायद इसी वजह से मेरा 24 वर्षीय भतीजा मेरी दुकान का दीवाना हो गया है। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच है और मैं बेहद गोरी हूँ। घर पर अधिकतर साड़ी पहनने की आदत है। इससे मेरे पति मेरा दिन में ही पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति एक स्कूल में शिक्षक हैं। हमारा 2 साल का बेटा भी है, इसलिए दूध की थैलियों का साइज और भी बढ़ गया है। मैं हर रोज़ अपने पति का आशीर्वाद लेती हूँ, भले ही हमारी शादी को 6 साल हो चुके हों। मेरे पति मेरे भूत के दीवाने हैं। आमतौर पर भूत का रंग काला होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। वे अक्सर मेरी साफ सफाई और कभी कभी मेकअप की तारीफ भी करते हैं। पिछले महीने एक अप्रत्याशित घटना मेरे पति रवि अपने किसी मित्र की शादी में गए थे और वहाँ दोस्तों के साथ शराब पी ली थी। घर लौटते समय उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने बताया कि ठीक होने से 7 महीने लगेंगे। इसलिए संदीप, जो मेरे पति हैं, उनके बड़े भाई, मेरी जेठानी और मेरा भतीजा विशाल मेरे पति की देखभाल करने आ गए। मेरे जेठ और जेठानी जल्दी वापस लौट गए, लेकिन संदीप ने विशाल को कुछ दिन के लिए रुकने को कहा क्योंकि वह खुद खड़े होने में असमर्थ थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और अन्य काम करने पड़ते थे। विशाल ने खुशी खुशी रुकने का निर्णय लिया। वह दिखने में सामान्य और ठीक ठाक कदकाठी वाला था। वह कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था और मुझे भी अच्छा लगा। कोई मदद करने वाला आ गया है। आज विशाल थोड़ा झिझक रहा था, शायद इसीलिए कि वह शादी में पहली बार मुझसे मिला था। रात को विशाल समय से सो गया और मैं संदीप को खाना खिलाकर उनके पास बैठ गई। अचानक मेरी भावनाएं उमड़ आई और मैंने रवि से कहा, वह दिन भी क्या थे जब आप रोज भूत मारा करते थे। यह सुनकर रवि मुस्कुराए और बोले, क्या बात है मेरी रानी, आज बहुत जोश में हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब हो रही है। सच कहूँ, इस भूत ने मुझे बहुत तंग कर दिया है। रवि ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मीनाक्षी, मेरा भी दिल करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो खुद ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस कुछ दिन और संभालो। भूत को फिर देखना, मैं इस भूत का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 3 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया है। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो भूत नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैं बोली, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, आपके बेटे ने पी लिया है। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद संदीप सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं खड़ी होकर विशाल को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। विशाल अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विशाल,
रात के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। विशाल उठकर बैठ गया और बोला, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं फोन देखते देखते लेट गया। फिर विशाल ने पूछा, चाची आप भी तो नहीं सोई हो? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। विशाल ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह बात नहीं है। बस मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम खुद समझ जाओगे। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही सुरेश ने अपनी नज़र नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? विशाल कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी चाची से इतना मत शर्म। वह धीरे से बोला, चाची सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सुरेश ने कहा, हाँ चाची, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तो तोड़ दी। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी? विशाल बोला, नहीं चाची, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले ही निकले। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करती करती विशाल के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो विशाल बेड पर नहीं था और वह मुझे बाहर खड़े होकर निहार रहा था। मेरे उठते ही विशाल ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो बोला, चाची आप वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्म रहे थे। विशाल मुस्कुराते पूछने लगा, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। विशाल मुझसे कहने लगा, चाची सच सच बताओ, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद विशाल मुझसे काफ़ी खुल गया था और वह अब मुझसे ज़्यादा शर्माता नहीं था। इससे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा। विशाल को आए हुए 15 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी दे देता। मेरी तो वह बहुत सेवा करने लग गया था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। दिन बढ़ रहे थे और मेरे पति की हालत अब ऐसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर अपने बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती थी, वह मुझे बहुत ज़्यादा घूरते थे और अपनी आँख को बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के मेरी तरफ देखा करते थे। मैंने सोचा कि उनमें से एक सेट कर लूं, ताकि कुछ समय के लिए मेरा काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं इसमें से कौन सा मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। मैंने सोचा कि अब तो विशाल ही है जो मेरी बात सुनेगा, लेकिन विशाल तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वह है
जो मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया था कि आज तो मैं विशाल को फंसा के ही रहूँगी। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही विशाल नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध बनाने निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में लोटे में दूध निकाल रही थी। मेरा बेटा अभी ननिहाल गया हुआ था, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और विशाल के अलावा कोई नहीं होता था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही विशाल अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और वह कहने लगा, सॉरी चाची सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं और तभी बाहर जाने लगा। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और कहा, अरे विशाल क्या हुआ, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। विशाल बोला, अरे चाची ऐसे मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ। मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। विशाल का भी मन कर रहा था, लेकिन मैं उसकी चाची थी, इसलिए वह थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा था। मैंने उसे एक और बार कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहा है, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे विशाल रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा। विशाल बोला, माँ कसम चाची मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। मैंने कहा, यहाँ मेरी मदद करो, अब तारीफ करना छोड़ो। तभी विशाल बोला, चाची मुझे नहीं आता, कैसे करना है। मैंने कहा, अरे बुद्धू इसमें कुछ नहीं करना, यह लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब विशाल की धड़कन तेज हो गई तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि सुरेश का शैम्पू तो पहले ही निकल चुका था। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराज़गी से कहा, यह क्या किया पागल, तुमने शुरू ही करने से पहले ख़त्म ही कर दिया। इसके बाद जैसे ही विशाल का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाकर कहा, सॉरी चाची सॉरी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वह रसोई से तुरंत बाहर चला गया, क्योंकि मैं समझ रही थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज का खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और संदीप को कमरे में देने के लिए चली गई। संदीप भी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। संदीप बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी थे। वे मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। जब मैं उनको खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दीबाजी क्यों करती हो मीना, धीरे धीरे काम कर लिया करो, देखो ना तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और तब मैं तो तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो बेबी नो कहकर स्पीड को 2 गुना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना मीनाक्षी, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद संदीप ने खाना खा लिया और मैं दवाई भी दे दी थी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं
धोकर फ्रेश हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं विशाल को चाय देने के लिए गई तो वह बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है विशाल, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा ढीले ढीले लग रहे हो। तो विशाल बोला, चाची वो मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया था, प्लीज़ आप बुरा मत मानना। मैं सच बताऊं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं क्यों बुरा मानने लगी, सच बताऊं मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने विशाल को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर मैं भी चाय पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज विशाल के मुंह से मेरे लिए फूल ही झड़ रहे थे। वो बस मेरी ही तारीफ करता जा रहा था। चाची वाकई आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूँ। इन 15 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा। ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफ ही निकल रही है। लगता है तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। सुरेश मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हो चाची, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अब तो मेरी बात आपके माननी ही पड़ेगी। प्लीज़ चाची, आप मना मत करना। बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। जब विशाल यह कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पागल, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना किया है? वैसे भी तुम्हारे चाचा तो वैसा नहीं कर पाते हैं और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओ तो कैसे चलेगा? आपसे तुम मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड ही समझना। विशाल बोला, चाची एक और बात है, मेरा तो छूते ही निकल जाता है और मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ क्योंकि आपकी इतनी खूबसूरत है। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता करो मत, उसका इंतज़ाम मैं कर दूँगी, तुम बस को तैयार रहना। मेरे इतना कहते ही विशाल खुश हो गया और उसके थैंक यू चाची की रट लगा दी। कहने लगा, चाची आप बहुत अच्छी हैं। और इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे संदीप को नहलाना भी था। संदीप नहा लिए तो सुरेश उन्हें बाहर घुमाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही उन लोगों ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। विशाल भी अपने चाचा के साथ खूब मस्ती करने लगा और खूब सारी बातें करने लगा। हमने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया और उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए, इसलिए संदीप को दवाई देकर जल्दी ही सुला दिया। मैं उनका सिर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि संदीप सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई और नहाकर साड़ी पहन ली, बालों का जूड़ा बना लिया और अच्छे से महक की परफ्यूम भी लगा ली। वैसे तो मैं मेकअप भी कभी कभार करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी में से पावर वाली गोली निकाली जो कभी संदीप लेते थे और मैं रसोई में हल्दी बादाम वाला दूध तैयार करने के लिए चली गई। जैसे ही मैंने दूध तैयार किया उसमें मैंने 2 गोली डाल दी ताकि विशाल को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और सो गई। विशाल बड़े ध्यान से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने पूछ ही लिया, ऐसा क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? विशाल ने संकोच में कहा,
चाची, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खाऊं। मैंने हंसते और कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विशाल ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। उसने जवाब दिया, चाची पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं विशाल को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। सुरेश ने सबसे पहले काजू कतली, मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई। वे तो सीधे ही पूजा करना शुरू कर देते थे। जब मैंने विशाल से कहा, बस अब और ज़्यादा मत करो, कितना खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं चाची, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह विशाल का पहली पूजा थी, इसके लिए वह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाया, तो मैंने उसे ज़्यादा नहीं रोका और मैं ज़्यादा थकी हुई भी थी। लेकिन सुरेश पसीनों से तर हो गया था। मुझे भी 1.5 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। अगर कोई भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुष्ट है तो बेहतर होगा कि वह अपने साथी के साथ खुलकर बात करे और अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करे। मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए कभी कभी परिवार या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी सही कदम हो सकता है। अंततः चाची और भतीजे के बीच प्रेम प्रसंग को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह न केवल समाज और परिवार के मानकों के विपरीत है, बल्कि इससे खुद को भी भावनात्मक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता। जीवन में रिश्तों की गरिमा बनाए रखना और सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।